हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन. और आज के अपने सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके सैम्पल क्वेश्चंस को. तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 1 के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं. और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे. तो आज हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ये आपके एक तो लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग. अब देखिए यहाँ पर बोला है कि जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं ये आपके डायग्राम पर बेस्ड हैं. ठीक है, आप यहाँ पर बोला है कि इफ़ 2 सर्कल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स लिविंग इन ऑन सॉइल. ये क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं इस क्वेश्चन को करने से. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे. ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी इन स्टेटमेंट में से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, बोथ ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रू, जिसमें से कि दोनों सही भी नहीं हो सकती, बट बोथ कैन बी फॉल्स, लेकिन दोनों फॉल्स तो हो सकती हैं. अब इन दोनों ऐसी कौन सी 2 स्टेटमेंट हैं जो दोनों सही नहीं हो सकती लेकिन दोनों गलत हो सकती हैं. ऑल मशीन्स मेक नॉइस. जितनी भी मशीन्स होती हैं सब नॉइस क्रिएट करती हैं. सब मशीन्स आर नॉइसी. कुछ मशीन्स जो है वो नॉइसी होती हैं कुछ. ठीक है, नो मशीन्स मेक नॉइस. कोई भी मशीन शोर नहीं करती, तो ऐसा तो नहीं है, मशीन शोर तो करती हैं. नेक्स्ट है सम मशीन्स आर नॉट नॉइजी. और कुछ मशीन्स जो है वो नॉइजी नहीं होती. तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट और थर्ड के साथ जाएगा. पहली बात तो ऑल मशीन्स मेक नॉइज ये गलत हो सकता है. ठीक है, और नो मशीन्स मेक नॉइज ये भी गलत है. दोनों ही सही नहीं होंगे लेकिन दोनों गलत हो जाएंगे, इसीलिए हमारा यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 अजम्पशंस. यहाँ पर एक स्टेटमेंट को 2 अजम्पशन से फॉलो किया जा रहा है. एक अजम्पशन जो है वो कुछ ऐसा होता है जिसको मतलब लिया जाता है ग्रांटेड. ठीक है, सो कंसीडर द स्टेटमेंट. आपको इस स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और इन अजम्पशंस को भी, और डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा अजम्पशन जो है वो इम्प्लिसिट है. तो स्टेटमेंट में बोला है वी नीड नॉट वरी अबाउट एरर्स बट मस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम आवर एरर्स. हमें अपनी गलतियों के बारे में ज़्यादा चिंता या ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए. स्टेटमेंट है ये. अजम्पशन में कहा है कि एरर्स में टेक प्लेस व्हेन वी आर कैरिंग आउट सर्टेन वर्क. कि एरर्स कब होती हैं? जब हम कोई वर्क कर रहे होते हैं. वी आर केपेबल ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम द पास्ट एंड इम्प्रूव आवर चांसेस ऑफ एरर फ्री वर्क. हम मतलब क्या कर सकते हैं, हम अपना पास्ट से कुछ सीख कर आगे जो है वो गलती ना करने, मतलब गलती ना हो ऐसा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं. बिल्कुल सही बात है ये तो. ठीक है, जब आप कोई काम करोगे तभी गलत होगा. अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो गलत कहाँ होने वाला है. तो इसलिए काम करिए. ठीक है, गलत हो या सही हो इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर कहाँ गलत कर रहे हैं उस गलती से सीखिए कि कहाँ आपको गलत नहीं करना है. ठीक है, तो पुरानी गलतियों से जब आप सीखेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव करेंगे. तो इस तरह से गलतियाँ होने के चांसेस जो हैं वो कम होते चले जाएंगे. तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस हैं, ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट. पहला अजम्पशन इम्प्लिसिट है, दूसरा अजम्पशन इम्प्लिसिट है. या तो फर्स्ट इम्प्लिसिट है या सेकेंड इम्प्लिसिट है, या फिर दोनों ही इम्प्लिसिट है. तो बिल्कुल देखिए दोनों ही बातें सही थी, मैंने अभी आपको बताया. तो इसलिए हमारी दोनों ही अजम्पशंस जो हैं ये दोनों इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ही हमारे इम्प्लिसिट हैं. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, द क्वेश्चन बिलो इज फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट्स नंबर्ड 1 and 2. यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं 1 और 2. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इज स्ट्रॉन्ग. आपको डिसाइड करना है कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है. करेक्ट आंसर आपको चूज करना है. तो है शुड द प्रेस एक्सरसाइज सम सेल्फ रेस्ट्रेंट. यहाँ पहले आर्गुमेंट में कहा है येस दे शुड नॉट पब्लिश न्यू आइटम्स विच में इंसाइट द रीडर्स टू इंडल्ज इन रॉन्ग प्रैक्टिसेस. सेकेंड में कहा है नो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस टू प्रेजेंट द ट्रुथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. ए में बोला है
only the argument 1 is strong, only the argument 2 is strong, neither argument 1st nor argument 2 is strong, both the argument 1st and 2nd are strong। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो 1 सही है। yes they should not publish news items which may incite the readers to indulge in wrong practices, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट 1 जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। Next, study the argument and the interference drawn from that argument given below carefully। अब आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को स्टडी करना है और फिर उससे कौन सा इंटरफेरेंस निकल रहा है इस आर्ग्यूमेंट से उसको जो है वो आपको देखना है। तो आर्ग्यूमेंट में बोला है एनीथिंग दैट गोज अप डेफिनेटली फॉल्स डाउन, कुछ भी ऊपर जाता है वो बिल्कुल मतलब निश्चित है कि वो नीचे आएगा ही। एंड हेलीकॉप्टर गोज अप, तो इन्फरेंस में बोला है सो द हेलीकॉप्टर विल डेफिनेटली फॉल डाउन, जब ऊपर गया है तो बिल्कुल नीचे आके गिरेगा। ठीक है, तो व्हाट्स इन योर ओपिनियन, आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग जो इंटरफेरेंस मतलब क्या इंटरफेरेंस इससे निकाला जा सकता है इस आर्ग्यूमेंट से? वैलिड है, इनवैलिड है, डाउटफुल है या फिर लॉन्ग ड्रॉन 1 है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो आंसर जाएगा वो लॉन्ग ड्रॉन 1 है। नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चंस जो है वो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन से भी हैं, यहाँ से भी आपके यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि 4 स्टूडेंट्स हैं आपके WXYZ अपीयर्ड हुए थे आपके 4 पेपर्स में, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th एक टेस्ट में। उनके स्कोर्स जो रहे थे आउट ऑफ 100 में से, तो वो कुछ इस तरह से रहे थे। कोर्स तो दिए नहीं, हाँ दिए हैं, यहाँ पर गलत हो गया है, आप ऐसे मानिए 1st, 2nd, 3rd, 4th हैं। तो यहाँ पर आपके जो स्कोर्स हैं वो ऐसे 60, 80, 45, 55। ठीक है, तो ये है स्कोर्स इनके। तो अब यहाँ पर बोला है कि A स्टैंड्स फॉर एब्सेंट, यहाँ पर A जो है एब्सेंट को बता रहा है। तो आपको बताना है रीड द अबव टेबल, आप अबव टेबल को पढ़ोगे और क्वेश्चंस को आंसर करना है कि विच कैंडिडेट हैज सिक्योर्ड बिटवीन 60 to 65 मार्क्स इन एग्रीगेट। तो हर बच्चे का यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर बोला है कि कौन सा कैंडिडेट है जिसने 60 से 65 मार्क्स को गेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस टेबल को एक बार ऐसे देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स पेपर 1, 2, 3, 4 है। फिर स्टूडेंट्स में आपका देखिए स्टूडेंट आपके एक तो W है। ठीक है, W नाम का जो स्टूडेंट है इसको मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं आपके 60, 81, 45, 55। फिर ये X नाम का स्टूडेंट है, इसको 59, 43, 51 आए हैं और ये एब्सेंट है। ठीक है, बाय में इसके बाय नाम के स्टूडेंट के आए 74, फिर एब्सेंट है 71, 65। जेड के 72, 76 फिर एब्सेंट है और फिर 68। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज W कैंडिडेट है जिसके 60 से 65 मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ ऑब्टेन द लोएस्ट एवरेज इन एग्रीगेट, और एग्रीगेट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कम मार्क्स किसके आए? तो देखिए एक्स वाले को देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 59, 43, 51 और यहाँ पर देखिए 60, 81, 45 इसके ज़्यादा हैं, इसके बिल्कुल कम दिखाई दे रहे हैं आपको। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए इनके भी ज़्यादा हैं और इसके भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कम मार्क्स किसके हैं? तो सबसे ज़्यादा कम मार्क्स जो हैं वो हैं आपके एक्स कैंडिडेट के। नेक्स्ट, हु हैज़ ऑब्टेन द हाईएस्ट एवरेज। हाईएस्ट एवरेज की बात है तो हमने अभी देखा ही था, W वाले ने सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन किए हुए हैं। इन विच पेपर द लोएस्ट मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट, किस पेपर में सबसे ज़्यादा कम मार्क्स लाए गए हैं बच्चों के द्वारा? तो ये एक बार ही देख लेते हैं पेपर मतलब 2nd नंबर पर किस सब्जेक्ट में कम मतलब किस पेपर में कम मार्क्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो 60 है, फिर 81 है, सिक्सटी 81, 45, 55, फिर 59, 43, 51, फिर यहाँ पर तो देखिए एब्सेंट हो गया। तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो क्या यहाँ पर आने वाला है 2nd। नेक्स्ट, विच कैंडिडेट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज इन द पेपर्स अपीयर्ड। अब जो पेपर हुआ था इनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके आए हैं? तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके Z वाले के आए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हैं आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो ICT होता है वो मतलब उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन कॉमन टेक्नोलॉजी
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दिया हुआ है आपका जो यूनिट है वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया है पहला, तो बिल्कुल आंसर आपको क्लियर दिख रहा है। हमारी आईसीटी यूनिट है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो वहीं क्वेश्चन है, सेम है। आई होप प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर कैन तो प्रोसेस बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, स्टोर ह्यूज इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन फास्ट एंड एक्यूरेटली, यस। तो फिर हमारा तीनों ही बातें जब वो सही कह रहा है तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों को प्रोसेस करता है, वहीं वो ज़्यादा मतलब एक ह्यूज इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट स्टोर करके भी रखता है और इन्फॉर्मेशन को फास्ट और एक्यूरेटली प्रोसेस करता है। क्लियर है, तो तीनों बातें यहाँ पर सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क्स थ्रू। अब जो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो किसके ज़रिए वर्क करता है, रडार के, ट्रांसपॉन्डर के, रिसेप्टर के या ट्रांसमीटर के। तो यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्क करता है आपके ट्रांसपॉन्डर के थ्रू। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर इज़ दैट मशीन विच वर्क्स मोर लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। कंप्यूटर एक वो मशीन होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी के दिमाग की तरह काम करती है। तो ये डेफिनेशन जो है कंप्यूटर की वो कैसी है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या आता है, ईमेल आता है, इंटरनेट आता है, एजुकेशनल टेलीविजन आता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ईमेल, इंटरनेट, एजुकेशन, टेलीविजन तीनों ही आते हैं। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी यूनिट है 9 जिसका नाम है पीपल एंड एनवायरनमेंट। और आपको पता है जीसी नेट एग्जाम में फर्स्ट पेपर में आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलती है, यानी कि 2 यूनिट से हमें इसको यूनिट से और एक 10 यूनिट से क्वेश्चंस देखने हैं। फिर हमारे सैम्पल क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ बिलीव दैट आवर ग्लोब इज़ वार्मिंग प्रोग्रेसिवली। ये माना गया कि जो हमारी अर्थ है वो प्रोग्रेसिवली गर्म हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग विल इवेंचुअली रिजल्ट इन। तो जो ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, यूजेबल लैंड की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मिटी जो है क्लाइमेट की इक्वेटर और पोल्स में मतलब वो हो रहा है, सी लेवल में फॉल हो रहा है, या फिर पोलर आइस जो है वो आपके मेल्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्राउंड वाटर इज अफेक्टेड विद आर्सेनिक कंटेमिनेशन। आप सभी को पता है वाटर में अब अलग अलग हैवी मेटल्स का कंटेमिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपसे ये पूछ लिया गया है कि इंडिया के किस पार्ट में, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है उसमें आपको आर्सेनिक की इम्प्योरिटी या फिर कंटेमिनेशन देखने को मिलता है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो आपकी जो स्टेट है इंडिया की, यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, जो नलों में हमारे पानी आता है वहाँ पर आर्सेनिक की जो मात्रा है वो ज़्यादा देखी जाती है। तो आप सभी को पता है कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यहाँ को सेट किए जाते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो अगर सब अलग अलग होते हैं, सबके स्टैंडर्ड्स थोड़ा थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है, तो अगर उन वाटर क्वालिटी मतलब कोई भी स्टैंडर्ड जो भी सेट किए गए हैं किसी भी पैरामीटर के, तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर या तो ज़्यादा है कम है तो वो चीज़ जो है वो हार्म करती है। ठीक है, स्टैंडर्ड यहाँ पर जो सेट किए जाते हैं कि मतलब इस हद तक अगर है कुछ तो ठीक है, बट अगर इससे ज़्यादा है तो वो आपको इफेक्ट डालेगा। नॉर्मल कितना होता है, ठीक है, तो इस तरह से आपको लिमिट्स दी जाती हैं। तो उस अकॉर्डिंग जो है आर्सेनिक का लेवल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे हम सुंदरवन की। तो सुंदरवन जो है वो आपका हुगली, जो सुंदरवन है हुगली डेल्टा, वो आपका किस के लिए जाना जाता है, ग्रासलैंड्स के लिए, कनिफर्स के लिए, मैंग्रोव्स या फिर एरिड फॉरेस्ट के लिए। तो हम देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सुंदरवन सभी जानते हैं, जो सुंदरवन का डेल्टा है हुगली डेल्टा में, उसको हम लोग मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव्स के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सरदार सरोवर डैम से है। तो सरदार सरोवर डैम जो है वो लोकेटेड है किस नदी के किनारे? गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर नर्मदा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर डैम जो है वो लोकेटेड है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया था, तो वो कुछ डैम वगैरह के ही कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज़ मेडिकल वैल्यू? अब यहाँ पर पाइन है, टीक है, नीम है, ओक है, इन चारों में से किसकी मेडिसिनल वैल्यू है? तो देखिए बहुत ही ईजी है, बिल्कुल नीम की अपनी मेडिसिनल वैल्यू है, बाकी पाइन, टीक और ओक की कोई भी आपकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है। अब हमारी लास्ट यूनिट है दैट इज़ हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन सिस्टम में देखिए गवर्नेंस आता है आपका, पॉलिटी आ जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। विच वन ऑफ, वैसे तो हम हायर एजुकेशन सिस्टम से सेपरेटली आपके क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं 2 या 3 पार्ट्स में। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार इसको ज़रूर चेक करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? अब इनमें से टेक्निकल एजुकेशन जो है इंडिया में उसके पार्ट की तरह मतलब उसका पार्ट नहीं माना जाता है। मेडिकल को, मैनेजमेंट को, फार्मास्यूटिकल्स को या फिर एरोनॉटिकल को। तो मेडिकल को जो है वो टेक्निकल एजुकेशन का पार्ट जो है वो नहीं माना जाता, बाकी आपका मैनेजमेंट, एरोनॉटिकल, फार्मास्यूटिकल इनको मान लिया जाता है, माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी? यहाँ पर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी, कैलकाटा, दिल्ली और मद्रास यूनिवर्सिटी ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इनमें से कौन सी है? तो बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेन प्रिंसिपल्स ऑन विच द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेट। उस मेन सिद्धांत को आपको पता लगाना है जिसपे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी या फिर थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ executive to legislature. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एंड द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एज। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पर जो वुमेन्स हैं उनके लिए सीट्स का रिजर्वेशन कितना होता है? 30 होता है टोटल सीट्स का 30%, या फिर टोटल सीट्स का 33%, या फिर 33% होता है टोटल पॉपुलेशन का, या फिर प्रोपोर्शन में होता है उनकी पॉपुलेशन के। तो यहाँ पर 33% जो भी टोटल सीट्स हैं उनका 33% जो है वो वुमेन्स के लिए होती हैं सीट्स रिजर्व। नेक्स्ट हमारा मैचिंग है, लिस्ट 1 को आपको लिस्ट 2 के साथ मैच करना है करेक्टली। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिस्ट में इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं और सेकंड लिस्ट में उनका लोकेशन दिया है कि मतलब वो कहाँ पर लोकेट करते हैं। कोड आपको सिलेक्ट करने हैं, तो कोड के अकॉर्डिंग आपका जो कोड जाएगा दैट इज़ 3rd, 1st, 4th एंड 3rd, सॉरी 2nd, 1st, 4th एंड 3rd, 2nd, 1st, 4th एंड 3rd, इस अकॉर्डिंग हम यहाँ मैच करेंगे। तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका इज्जत नगर में है, ठीक है, बरेली में ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी ये आपका पुणे है। इंडियन इंस्टीट्यूट जो है साइंस का ये आपका बेंगलोर है। और नेशनल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स का ये आपका दिल्ली में है, ठीक है। सो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका कोई भी सजेशन है सो आप हमें वो भी ज़रूर से बताएं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।
बिल्कुल यहीं से हमने स्टार्ट किया था, तो हमने एक बार ही सारे क्वेश्चंस को रिपीट भी कर लिया।